नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग जुड़ जाएंगे उसके बाद से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। छब्बीस जुलाई 2021 यानी कि 22वीं सालगिरह मना रहे हैं हम कारगिल विजय दिवस की। और इसी पे बात करेंगे, पॉइंट वाइज सारी बातें होंगी। ऑडियंस के लोग मुझे बता सकते हैं कि माय वॉइस इज क्लियर। कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़ कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, थैंक यू अर्जुन। तो आज 26 जुलाई 2021 का दिन है और ये 22वीं वर्षगांठ है हमारी कारगिल विजय दिवस के लिए। कारगिल विजय दिवस जो अपने आप में एक बहुत ही अप्रतिम कहानी है। तो उस कहानी की एक वन टू वन स्टेप बाई पॉइंट चीज़ें शुरू करने से पहले सबसे पहले नमन करते हैं उन शहीदों का जिन्होंने अपने लहू से इस भारत माता को संरक्षित किया, रक्षित किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनका लहू वतन के काम आता है। मौत की मंडियों में सबने बढ़ बढ़ के बोलियां दी हैं। जब भी मांगी देश ने कुर्बानी, माँ ने भर भर के झोलियां दी हैं। सबसे पहले कहानी शुरू होती है गरकोन डोन। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, कारगिल जिसकी ऊंचाई लगभग 2626 मीटर है और उस ऊंचाई पर हमारा दुश्मन बैठा है और उस दुश्मन को हमको उस हाइट के नीचे NH1 से कवर करना था। यानी कि दुश्मन हमारी ऊपर पोजीशन पे बैठा है और हम नीचे हैं, यानी कि वो हमारी सारी पोजीशंस को देख सकता है। हमारी NH1 हाईवे पर क्या एक्टिविटी हो रही है जो हमको कश्मीर वैली उस पूरे सिस्टम से जोड़ता है, हमारे पठानकोट और श्रीनगर बेस से हमको जोड़ता है। उस पे सब कुछ देख रहा है वो, और तब भी हमारे जांबाज लगे हुए हैं। देखते हैं कहानी कहाँ से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है 2 मई 1999 को। गरकोन डोन एक जगह का नाम है और जहाँ पर एक तासी गयाल नाम का चरवाहा है, वो जाता है पहाड़ियों पर। उस पहाड़ी पर उसकी एक भेड़ खो जाती है। उस भेड़ को ढूंढते हुए जब वो पहाड़ी पर पहुंचता है, गरकोन डोन पहाड़ी पर, तो वो देखता है कि भाई ऊपर उसको 6 लोग, उसके दूरबीन से उसने देखा कि उसको 6 लोग दिखाई पड़ते हैं। तो वो आके वापसी में 2 सिपाहियों को बताता है कि सर देखिए, हमने अभी 6 लोगों को देखा है ऊपर और वो यहाँ के हमको परिचित नहीं लगते हैं, ऐसा बताता है वो। तो ये कहानी जब ऑफिशियल स्टेट में आता है कि भाई सिपाही लोग वो बात को जब बताते हैं पूरे अपने बटालियन में, तो 5 मई यानी कि 2 मई को देखा उस बंदे ने और 5 मई 1999 को 4 पेट्रोल पार्टीज उस पहाड़ी पर भेजी जाती हैं, यानी कि गरकोन डोन पर भेजी जाती हैं। और उन 4 पेट्रोल पार्टीज में से हमारे 5 सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है और उनके टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भर के वो फेंक देते हैं। तो जब ये बात रक्षा मंत्रालय पहुंचती है 6 मई 1999 को, तो उस समय के रक्षा मंत्री हमारे जॉर्ज फर्नांडिस। तो पूरी रक्षा मंत्रालय हिल जाती है, आखिर ये हो क्या रहा है। फिर ये कहानी 8 मई को ऑफिशियली इस्लामाबाद पहुंचती है, पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में, कि भाई आपके कुछ
घुसपैठिए, अभी तक जो बात क्लियर है वो ये है कि घुसपैठिए हैं वो। तो घुसपैठियों ने हमला किया हुआ है, घुसपैठिए आपके छिपे हुए हैं, इस बात की खबर ऑफिशियली अनाउंस होती है। और 9 मई 1999 को जब उनको 8 मई को खबर हो गई कि पाकिस्तानी लोग हैं, ये बात पब्लिक हो गई, तो 9 मई को उन्होंने आओ देखा ना ताओ, एक हैवी आर्टिलरी फायरिंग कर दी। और हमारे एक एम्यूनिशन डिपो, डिफेंस में एम्यूनिशन डिपो बोलते हैं, जहां पर हमारे हथियार वगैरह का पूरा कारतूस बारूद वगैरह इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं एम्यूनिशन डिपो। तो उस एम्यूनिशन डिपो को उड़ा दिया 9 मई को पाकिस्तान के लोगों ने। और पाकिस्तान की घुसपैठी अभी तक बात है, बेसिकली वो आतंकवादी है और पाकिस्तानी आर्मी है। तो हमारा पहले दिन यानी कि 9 मई को ओपन फायरिंग में 127 करोड़ का नुकसान होता है। जब ये नुकसान एक दिन में हो गया, तो 10 मई को 1999 को हाई सिक्योरिटी लेवल की मीटिंग होती है, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होती है सिक्योरिटी को लेकर। और इधर फिर 14 मई 1999 को डिफेंस यानी कि आर्मी अपनी जाट रेजिमेंट की पेट्रोल, पेट्रोल आपको बता दूं रैकी होता है और एक पेट्रोल होता है। डिफेंस में रैकी और पेट्रोल दो शब्दों का इस्तेमाल होता है बहुत अच्छे तरीके से। रैकी का मतलब होता है जब हम अपने किसी सैनिक को या किसी बटालियन को भेजते हैं जासूसी करने के लिए, और पेट्रोलिंग का मतलब होता है एज ए सर्च पार्टी। तो 14 मई 1999 को जाट रेजिमेंट भेजी गई वहाँ पर सर्चिंग करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए। तो जब वो पार्टी लौट के आ रही थी तब वो लोग आराम करने लगे रास्ते में, और उसका लीड कर रहे थे कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया वो शख्स हैं जिनका प्रमोशन लेफ्टिनेंट से हुआ ही था, और उन्होंने अभी अपनी पहली मंथ की एज ए प्रमोशन सैलरी भी नहीं ले पाई थी। उनको और उनके 7 सहयोगियों को बंदी बना लिया गया। पहले उनकी आंखें निकाली गईं, फिर सर काटा गया, उसके बाद उनको टुकड़ों 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 में करके एक बोरे से ऊपर, मैंने बताया आपको उनकी पोजीशन ऊपर है, ऊपर से उन्होंने फेंक दिया। जब ये बात 16 और 17 मई 1999 को पता चली, तो दो सेक्टर हैं, एक बटालिक है और एक है मस्को। ये दोनों सेक्टर को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 80 किलोमीटर्स का एरिया पूरा कवर होता है। यानी कि जो 14 मई को सर्च पार्टी गई थी उससे हमको जो इनपुट मिला था वो ये मिला था, ये घुसपैठियों ने 80 किलोमीटर्स का रेंज ऊपर पहाड़ियों पर मस्को और बटालिक सेक्टर पर घेर रखा है। और ये मस्को और बटालिक सेक्टर कारगिल के उत्तर की ओर पड़ते हैं। और वो मस्को और बटालिक सेक्टर पे ऐसे बैठे हुए हमारी हर एक्टिविटी को देख सकते हैं। NH1 पे हम क्या कर रहे हैं, कितना ट्रूप आ रहा है, कितना एमिशन आ रहा है, सब चीज वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए भाई, उनके पास स्ट्रिंगर मिसाइल्स है, उसके पास MMG है, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, मतलब जितना एमिशन हो सकता है सारा एमिशन इकट्ठा किया हुआ उन्होंने। तो भाई ये पूरी खबर 18 मई 1999 को दी गई रक्षा मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय में ब्रीफिंग हुई, और 19 मई की डेट को ऑफिशियली कारगिल वॉर के रूप में डिक्लेयर किया गया। चलिए, मोस्ट वेलकम अर्जुन जी, यदुवंशी सुमित यादव जी, अभिषेक मिश्रा जी। ओके, तो 19 मई 1999 को ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर हो गया, कारगिल वॉर। अब हमारे एयर चीफ मार्शल हैं A. टिपनिस, और जनरल मलिक जो हमारे आर्मी के चीफ हैं। दोनों लोगों की मीटिंग होती है, हाउ टू डील विद द सिचुएशन। तो उसके बाद तो 24 मई 1999 को मुंडी डालो और टाइगर हिल, इन पर हम सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं, उनको कंट्रोल में ले लेते हैं अपने। और इतने सब कुछ विपरीत परिस्थितियां होने के बाद, विपरीत परिस्थिति में किस लिए बोल रहा हूं, टाइगर हिल जिसका टेम्परेचर -47.8 डिग्री सेल्सियस, जहां पर लहू भी जम जाए,
और जहां पर हमारा दुश्मन बहुत ऊंची पोजीशन पे बैठा हुआ है, वो हमारे ऊपर कुछ भी एकदम एग्जैक्ट पोजीशन में आर्टिलरी फायरिंग कर सकता है। तब भी हमने 24 मई को टाइगर हिल और मुंडीरालो हिल पर कब्जा कर लिया। 25 मई को जब ये बात डिक्लेयर हो गई, तो 25 मई को पीएम रेजिडेंस पर हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनके रेजिडेंस पर। और आपको बता दो, रेजिडेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही रेयर या बहुत ही अर्जेंट केस में होती है। फिर 26 मई 1999 को हमारे मिग 27, 21, MI-17 ये सारे फाइटर प्लेन्स पठानकोट और श्रीनगर एयरवेज से उड़ान भरते हैं। और गुस्सा तो था ही, अपने साथियों की कुर्बानी देख चुके थे हम 2 मई से लेकर 25 मई तक, तो एक गुस्सा तो था ही। तो एयर ऑपरेशन फुल स्विंग में खोल दिया इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने। और दोपहर तक, यानी कि 26 मई की दोपहर तक हमने बटालिक सेक्टर पे भी कब्जा कब्जा कर लिया। और इसी के साथ में हमने ऑपरेशन विजय को लॉन्च कर दिया इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन डिफेंस ने, यानी कि आर्मी ने। और इधर ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च कर दिया हमारी एयरफोर्स ने। चैलेंजेस बहुत थे, वो लोग 11 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। 27 मई 1999 का दिन भारतीय वायुसेना के लिए थोड़ा टिपिकल दिन रहा, बहुत अच्छा दिन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ने उड़ान भरी अपने मिग 27 से। और जब उन्होंने उड़ान भरी, तो उनके ऊपर जब हमारा दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है, तो उसने स्ट्रिंगर मिसाइल से उनके मिग 27 पर स्ट्राइक किया। तो प्लान तो क्रैश हो गया, लेकिन नचिकेता ने हिम्मत नहीं हारी। दिस इज द स्पिरिट ऑफ सोल्जर, वॉरियर। तो उन्होंने जब अपना पैराशूट लॉन्च किया, तो जो जो पैराशूट लॉन्च से नीचे आते हैं, वो लिफ्ट करते हैं, वो पाकिस्तान के बॉर्डर में लिफ्ट करते हैं। तो उनको वहां पर बंदी बना लिया गया। फिर हिम्मत नहीं हारी, दूसरा एयरक्राफ्ट उड़ा 27 मई को ही। मिग 27 लेके उड़ते हैं स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। आपने उनके ऊपर पिक्चर भी दिखाया गया है, रंग दे बसंती में कुछ पार्ट दिखाया गया है, उनके बारे में ही है। तो स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने भी उड़ान भरी, और उनके एयरक्राफ्ट को भी, उनके फाइटर प्लेन को भी ऊपर बैठे हुए दुश्मन ने स्ट्रिंगर मिसाइल से स्ट्राइक किया, और उनका प्लान भी क्रैश कर गया। और वो पैराशूट से जब उतर रहे होते हैं, पैराशूट से उतरते वक्त उनके ऊपर दुश्मन, ऊपर चोटी पे बैठा दुश्मन हजारों फायरिंग करता है, और वो देश का लाल छलनी छलनी होकर जमीन पर भारत माता को स्पर्श करते हुए एक एक लहू का कतरा इस भारत माता के लिए निछावर कर देता है। शाम तक गुस्सा बढ़ चुका था। 27 मई शाम को इंडियन एयरफोर्स ने नीचे से अपनी तोपों के सारे मुहाने खोल दिए तीनों तरफ से, क्योंकि सामने वो हमको देख रहा है NH-1 से, वहां से हम कोई एक्टिविटी कर नहीं सकते हैं। ये पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे लेफ्ट और राइट से इंडियन एयरफोर्स ने तीनों तरफ से अपने सारी तोपों के मुंह खोल दिए। और शाम होते होते हमने बटालिक सेक्टर की 0.4590 चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। बोलते हैं ना, युद्ध में कफन लेके चलते हैं। जो योद्धा है ना, वो युद्ध में जान लेके नहीं चलते हैं, कफन लेके चलते हैं सिर्फ इस भारत माता के खातिर। तो अब हमारी सेना अपना करतब दिखा रही थी। 28 मई होती है। 28 मई का दिन भी हमारे एक एयरक्राफ्ट को होता है, MI-17 हमारा क्रैश होता है 28 मई 1999 को। अब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने, पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने एक
उनका भी गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि दोनों तरफ से कैजुअलिटीज बहुत हो चुकी थी 28 मई तक आते आते। तो 1 जून 1999 को उन्होंने NH-1 पर बहुत तगड़े से सेलिंग यानी कि बॉम्बार्डिंग, फायरिंग स्टार्ट कर दी, शुरू कर दी, क्योंकि उनका मकसद था कि अगर हम NH-1 को काट देंगे तो भारतीय सेना भी नहीं आ सकती है, उनका कनेक्शन टूट जाएगा, एमिशन तो आ ही नहीं सकता है, फूड आ ही नहीं सकता है, तो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एंटर नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने उस पूरे जोर लगा लिया। 1 जून 1999 को NH-1 पर उन्होंने जोरदार फायरिंग की और 3 जून 1999 को 3 घुसपैठियों को मार गिराया और उनके पास से बरामद दस्तावेजों से पता चला कि ये घुसपैठिए नहीं थे, ये पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी के वेल ट्रेंड सैनिक थे। यानी कि अभी तक पाकिस्तान जिस बात को नकार रहा था कि हमारी आर्मी कुछ नहीं कर रही है, घुसपैठिए हो सकते हैं, उस बात का पर्दाफाश हो गया। 6 जून को भारत ने बहुत तगड़ा हमला किया, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। 9 जून 1999 को बटालिक सेक्टर की इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर भारतीय सेना ने अपना तिरंगा लहरा दिया और 9 जून से लेकर 13 जून तक भारतीय सेना मैक्सिमम चीज़ों पर कंट्रोल कर चुकी थी बटालिक सेक्टर के। तोलोलिंग पहाड़ी के द्रास सेक्टर पर हमने कब्जा कर लिया था, तिरंगा लहरा दिया था। और 15 जून 1999 से लेकर 28 जून 1999 तक सुझाव आने शुरू हो गए विश्व से। अमेरिका के क्लिंटन साहब कह रहे थे आप अपनी आर्मी को वापस भेजिए, आप ये गलत कर रहे हैं। और उधर से और इधर से बॉर्डर पे फायरिंग भी चल रही थी। तो एक तरफ राजनीतिक डिप्लोमेटिक माहौल में ओके तो हम लोग अभी तक कब्जा कर चुके हैं। उसके बाद एक कहानी और शुरू होती है। फिर कहानी आती है 29 जून 1999 को टाइगर हिल के 0.050.500 पर इंडियन आर्मी ने अपना तिरंगा लहरा दिया। 3 जुलाई 1999 एक बहुत बड़ा दिन था इंडियन आर्मी के लिए। रात के 11:54 से लगातार 14 घंटे की फायरिंग दोनों तरफ से। 3 जुलाई 1999 11:54 से लेकर लगातार रात के 11:54 से लेकर लगातार 14 घंटे की फायरिंग और टाइगर हिल पर फतेह कर ली कैप्टन विक्रम बत्रा। ये दिल मांगे मोर का उद्घोष करते हुए अपने तिरंगे के साथ उस पर विजय प्राप्त कर ली। 5 जुलाई 1999 हमने द्रास सेक्टर पर कब्जा कर लिया और उधर नवाज शरीफ को लग गया कि हम हारने वाले हैं, हमारा कुछ होने वाला है नहीं, हमने भले घुसपैठ की है। तो नवाज शरीफ ने 5 जुलाई को ही घोषणा कर दी कि मैं अपनी पूरी आर्मी को विड्रॉ करता हूं, वापस बुलाता हूं। मतलब लगभग युद्ध से पीछे हटने की बात थी। फिर 7 जुलाई 1999 को बटालिक की जुबार हिल्स पर हमने कब्जा कर लिया, यानी कि इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया और विजय प्राप्त की। और इधर पाकिस्तान की आर्मी का विड्रॉल भी शुरू हो गया, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी अपना पैकअप करना शुरू कर दी। 14 जुलाई 1999 पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय की घोषणा की और पाक से कहा कि अब अगर वार्ता होगी तो हमारी शर्तों पर होगी, आपकी शर्तों पर नहीं होगी, क्योंकि आप इधर हमारे साथ शिखर सम्मेलन वार्ता कर रहे थे और उधर से बीच में छुरा घोप रहे थे। ऐसी कैसी दोस्ती। 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक इंडियन आर्मी ने उस सारे हिल पर द्रास, बटालिक, कारगिल सारे सेक्टर्स पर सर्च ऑपरेशंस किए और उन सर्च ऑपरेशंस के बाद पाया कि पाकिस्तानी आर्मी पूरी डिप्लॉय कर चुकी है। उसके बाद
15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ही इंडियन आर्मी ने अपने शहीद सैनिकों को और पाकिस्तान के शहीद सैनिकों को भी बाइज्जत दफनाया और उनका अंतिम संस्कार किया। यही युद्ध का नियम होता है, ना कि पाकिस्तान जैसे कि डिफेंस सोल्जर सोल्जर होता है। सोल्जर किसी भी कंट्री का हो, सोल्जर सोल्जर होता है, उसको उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी किसी भी नेशन के सोल्जर को हम उम्मीद करते हैं। तो बाइज्जत दफन किया। ये हमारा ग्रेटिट्यूड है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है कि हम दुश्मन को भी तहजीब से ट्रीट करते हैं, दुश्मन को भी सम्मान देना जानते हैं, लेकिन हम अपना अधिकार लेना भी जानते हैं। 26 जुलाई 1999 यानी कि आज का दिन पूरी पाकिस्तानी आर्मी वापस जा चुकी थी और भारत के विजय की, कारगिल विजय की घोषणा हुई और हम युद्ध जीत चुके थे। और इसी के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। इस पूरे युद्ध में हमने अपने 527 जवान खोए और 527 जवानों में कुछ के नाम मैं आपको ऐसे ही गिनाता हूँ। नायक दिगेंद्र कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव की कहानी उस वक्त मैं प्राइमरी सेक्शन में रहा हूँगा, उस वक्त से मुझे बड़ा प्रेरित करती है। उसके बाद मैंने डिफेंस में कुछ पार्शली वर्क भी किया एज ए एनसीसी ऑफिसर, तो वहाँ से मेरी वो इंस्पिरेशन रही। योगेंद्र यादव की कहानी जब मैं मेरे यहाँ कॉलेज में स्कूल मैगजीन में छपी, तो स्कूल मैगजीन में छपा था कि भाई एक शख्स जिसके 2 ऑफिसर्स उससे पहले उसके मर चुके हैं, उसके 12 साथी मर चुके हैं उसके आंखों के सामने, उसका खुद का हाथ कट गया है और उसके बावजूद वो बंदा अपनी वर्दी की बेल्ट से अपने हाथ को बांधकर युद्ध लड़ रहा है अपनी मशीन गन से और 40 प्लस पाकिस्तान के डिफेंस सोल्जर्स को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। 19 साल के शख्स हैं उस वक्त ये, आजकल उनको प्रमोट भी हो चुके हैं सूबेदार मेजर के पद पर, और ये वो शख्स हैं जिनको सबसे कम उम्र में 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र दिया गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार, राइफलमैन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट क्लिफोर्ड नागम, विक्रम बत्रा, ऐसे कई सारे हमने डिफेंस ऑफिसर्स सोल्जर्स खोए। और आपको बताऊं, सन 1947 से लेकर लगभग आज तक, वैसे यह आंकड़ा 2015 तक का है, हमने विभिन्न युद्धों में 23,000 से ऊपर अपने सैनिक खोए। तो दोस्तों, स्पेशली युवाओं और स्पेशली उनमें से भी वो युवा जो डिफेंस को अपना करियर मानते हैं और डिफेंस के लिए एक्साइटेड हैं, तो डिफेंस इज नॉट ओनली अ करियर। डिफेंस वो चीज़ है जो आप में जोश, जज्बा, जुनून, देश प्रेम, सब चीज़ का समायोजन मांगती है। तो आई बिलीव सो कि आपके अंदर वो स्पिरिट है और ये आज़ादी हमको ऐसे ही फ्री में नहीं मिली, ये किसी ने हमको गिफ्ट में, तोहफे में नहीं दे दी। मैंने बताया है ना, 47 से लेकर 1947 हम आज़ादी हो पाए थे। अगस्त में 15 अगस्त 1947 को अक्टूबर में उधर पाकिस्तान के पठानों ने घुसपैठ कर दी थी। तो हम तब से लेकर आज तक के हमने 23,000 प्लस सैनिकों को खोया है। तो ये आज़ादी हमारी फ्री में नहीं है, मुफ्त में नहीं मिली है। तो इसलिए इस आज़ादी की कदर करिए। आज़ादी का मतलब होता है अपने देश के सारे इथिक्स, सिद्धांतों, मूल्यों को समझते हुए कार्य करना। और आज़ाद आप भी एक सिपाही हैं, आप डिफेंस में हैं या नहीं हैं, आप भी एक सिपाही हैं। अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, अगर आप अपने जिस फील्ड में भी हैं उस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना देश के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आप भी एक सोल्जर हैं। सोल्जर होने के लिए केवल वर्दी पहनना अनिवार्य नहीं है। सोल्जर इज अ स्पिरिट, सोल्जर एक भावना है। तो आप भी सैनिक हैं
और इस देश का 131 करोड़ देशवासी सैनिक है। और फाइनली मैं अपने यूथ से यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा और उससे आह्वान करूंगा कि हमारे रियल हीरोज ये वॉरियर्स हैं। हमारे रियल हीरोज ये वॉरियर्स हैं। हमारे रियल हीरोज वो नहीं हैं जो रील में आके कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। वो अपनी जॉब कर रहे हैं। जिनको आप हीरो मानते हैं, रील के हीरो, उनको आप आइकन मानते हैं, वो अपने प्रोफेशन को डील कर रहे हैं। वो दे आर प्लेइंग विद देयर प्रोफेशंस ओनली। तो इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप कभी गौर करें, कभी किसी मैंने तो खैर काफ़ी डिफेंस सेक्टर को विजिट किया है, कभी मौका मिले आपको किसी रेजिमेंट में जाइएगा और मिलिएगा लोगों से, पूछिएगा अपने घर परिवार, बच्चे, बीबी, देश, शहर, देश का मतलब है अपना परदेश है ना, मतलब जिस क्षेत्र में रहते हैं वो सब छोड़ के पड़े हुए हैं लोग। -47.8 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर खून भी जम जाए, पानी की तो बात छोड़ दो। तो इसलिए इन सैनिकों की, हम इन सैनिकों को कुछ नहीं दे सकते हैं। वी आर ए टिमिड क्रिएचर इन फ्रंट ऑफ दीज सोल्जर्स। सिर्फ एक चीज तो दे सकते हैं ना, सम्मान दे सकते हैं, उनको सहानुभूति दे सकते हैं, उनको सुकून दे सकते हैं। आज़ादी हमको भीख में नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। इसलिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और जो बाद में देखेंगे उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप इस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर इसलिए करें क्योंकि आज का यूथ हमारा बहुत शार्प गाइडेंस चाहता है। दैट यूथ इज मिसिंग द पाथ, और उस पाथ को वो खो ना दे। तो इसलिए जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा, लौटते हुए प्रवासी पाखियों की बोलियां ध्यान से सुनो तो गूंजता है वंदे मातरम। लौटते हुए प्रवासी पाखियों की बोलियां ध्यान से सुनो तो गूंजता है वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत,